साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय हमारे देश में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई एलपीजी खत्म होने वाली है, जल्द से जल्द सिलेंडर ले लो और अपने लिए स्टॉक करके रखो। इसके चलते कई लोग सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं, कई लोग लगातार फ़ोन घुमाए जा रहे हैं, उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए सिलेंडर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एलपीजी कहीं ख़त्म नहीं हो रही। गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा स्टॉक है और एलपीजी बनाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और तेज़ी से इसका जो है निर्माण हो रहा है, तो हमें कमी नहीं पड़ेगी। जो लोग इसका स्टॉक कर रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग के लिए, उनके घर पर लगातार छापा पड़ रहा है। यूपी गवर्नमेंट तेज़ी से इस पर अपनी निगाह बनाए हुए है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काला बाजारी के लिए इनका स्टॉक कर रहा है, तो तुरंत नज़दीकी थाने में बताएं। और ऐसे कई हेल्पलाइन नंबर हैं जिस पर आप बता सकते हैं। इस तरह के अफवाह से देश को पैनिक में मत लेकर के आइए। युद्ध हो रहा है ईरान में, गल्फ कंट्रीज़ में, यूएसए में, वो लोग परेशान हैं, ठीक है, उस वजह से हम भी परेशान हो सकते हैं, संभावना है, पर अभी परेशान नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसी हरकत करोगे तो ज़रूर परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना करें। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमारे पास व्यवस्था है, देख लीजिए आप। गवर्नमेंट कह रही है डोंट पैनिक प्लीज़, तो आप परेशान ना हो। और आप अगर एलपीजी बुक भी करते हैं तो आपके पास आने में 2-2.5 दिन का समय लग जाता है, और इतने में तो सरकार और उत्पादन कर लेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एलपीजी का क्या सीन है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना करके आपको बताया था, इस बार और अच्छे से बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि जो युद्ध है वो कहाँ पहुंचा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ईरान और यूएसए के युद्ध में ये दोनों तो हारेंगे ही। जी हाँ, पहले हम आपसे कह रहे थे कि ईरान हारेगा, वो कन्फर्म है उसका। अब यूएसए भी हारता दिख रहा है, और जीतेगा कौन? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं, रूस। जी, तो एक एक करके देखते हैं बातें क्या निकल के सामने आ रही है। देखिए, सूरत हाल ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये गैस का क्या चक्कर है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए, जो एलपीजी है जो हमारे सिलेंडर्स में आती है, ये एलपीजी निकलती है क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग प्रोसेस में। जो कच्चा तेल बाहर से आता है उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में। रिफाइन करने के दौरान एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ऑयल को गर्म करते हैं तो सबसे ऊपर जो गैस उड़ के निकलती है वो होती है हमारी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम से निकली है। फिर दूसरे स्टेज पर कुछ केमिकल्स निकलते हैं, फिर पेट्रोल गैसोलीन निकलता है, फिर एविएशन फ्यूल यानी कि जो विमानों में फ्यूल गिरता है वो आता है, उसके बाद डीजल आता है, फिर ल्यूब्रिकेशंस आते हैं, जो ग्रीस होता है आप यूज़ करते हो वो भी यहीं से निकलता है, ठीक है। इसी में आपका मिट्टी का तेल भी निकलता है, और सबसे लास्ट में जो बच जाता है कीचड़ जैसा, उससे डामर बनता है, जिससे सड़क बनती है, ठीक है। तो गैस किससे बन रही है? क्रूड ऑयल से। अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि भारत में क्रूड ऑयल की तो कमी नहीं है, रशिया से ले रहे हैं, तमाम देशों से ले रहे हैं, तो गैस की भी कमी नहीं आनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, लॉजिक आपका बिल्कुल सही है, पर इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो क्रूड ऑयल आप पूरा प्रोसेस करते हो, इस क्रूड ऑयल से प्रोसेस में जो पेट्रोल डीजल निकलते हैं वो लगभग 40 से 45% ही निकलते हैं इस पूरे प्रोसेस में। मतलब आप 100 किलो क्रूड ऑयल को अगर आप इस तरह से प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें से 40 से 45 किलो जो है वो आपका पेट्रोल और डीजल निकल जाएंगे। इस तरह से अलग अलग परसेंटेज पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। तो साहब 100 किलो अगर हम पे पेट्रोलियम है तो उसमें एलपीजी कितनी निकलेगी? इसमें एलपीजी निकलती है 3 से 4%, यानी कि हम पे क्रूड ऑयल बहुत सारा है, फिर भी उस जितना भी क्रूड ऑयल है उसका केवल 3 से 4% ही एलपीजी निकल सकता है। इसलिए हम पर एलपीजी की कमी पड़ जाती है। हमारे पास क्रूड ऑयल बहुत होते हुए भी एलपीजी हमें कम पड़ जाता है, बाहर से एलपीजी मंगाना पड़ता है। कैसे, कितना कम पड़ जाता है ये देख लीजिए। हमारे पास जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है देश को, वो लगभग 31.3 मिलियन मेट्रिक टन होती है एक साल में, इतना मान लीजिए। इसमें से बाहर से मंगानी पड़ती है 20.7 मिलियन मेट्रिक टन। हम कितनी बना पाते हैं? हम बना पाते हैं लगभग
सॉरी 10 के आसपास हम बना पाते हैं, और जो बाहर से ये जो आ रही है इसका कितना हुआ, 60 से 65%। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो 30 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए, याद रखने के लिए 30 चाहिए, जिसमें से 20 बाहर से मंगाते हैं। तो कितना बाहर से मंगा लिया आपने, 60 से 65% बाहर से मंगा लिया, 10 के आसपास आप खुद बनाते हैं। तो अभी हमको जैसे एलपीजी की शॉर्टेज की बात कही जा रही है, सरकार कैसे आश्वासन दे रही है कि भैया कमी नहीं पड़ेगी। सरकार आश्वासन ऐसे दे रही है कि सरकार कह रही है कि हमारे पास जितना भी क्रूड ऑयल है, आया हुआ है, जो रिजर्व्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करेंगे, तेज़ी से करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी निकले, रिफाइनिंग का प्रोसेस फास्ट कर देंगे। इसलिए रिफाइनरीज से कह दिया है कि इसका प्रोडक्शन और बढ़ाओ। ये है बात, आप समझ गए। अब आप एक सवाल और पूछेंगे कि भाई एलपीजी हम मंगाते कहाँ से हैं, या जो आप कह रहे हो कि 60 से 65% बाहर से आ रही है, कौन सी कंट्री से हम मंगा रहे हैं, तो इस पर भी एक बार विचार कर लेते हैं। देखिए 60 से 65% जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, उसमें भी करीब करीब 92% हम 60 से 65% का भी 92% हम गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं, मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मंगाते हैं आपका यूएई से, ठीक है, उसके बाद कुवैत से, सऊदी से, कतर से मंगाते हैं, इन सब जगहों से सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। एक बार मैप में दिखा दीजिए, तो साहब मैप में देख लीजिए। देखिए यूएई ये रहा, कतर ये रहा, कुवैत ये रहा, सऊदी ये रहा। तो आपको अगर यूएई से मंगाना है, कतर से मंगाना है या कुवैत से मंगाना है, तो आपको इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना पड़ेगा, और यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस वक्त। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर से मंगाने में दिक्कत आ रही है। आप कहेंगे कि आपने तो कहा था भारत के जहाज को गुजरने देगा। हाँ, गुजरने देगा। भारत के जहाज को तो गुजरने तब देगा जब पहली बात तो रास्ता यहां पर क्लियर हो। यह सब तो बोल एक दूसरे पर बरसा रहे, तो हम कहां से जहाज ले आएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि कतर जब बनाएगा, यूएई जब बनाएगा, कुवैत या सऊदी जब एलपीजी बनाएगा, तभी तो हमको देगा। यहां बनाने वाली जो रिफाइनरीज हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं पर हमला कर दिया है ईरान ने, जो मैं आपको बार बार कह रहा था। आपको मैंने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि इस युद्ध में ईरान और यूएसए में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो वक्त बताएगा। लेकिन ईरान का पूरा पूरा प्रयास है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर विस्फोट कर दो कि जो ऑयल सप्लाई है वो ठप पड़ जाए, और दुनिया एक पैनिक में आने लगे, और फिर दुनिया यूएसए पर दबाव डाले कि भाई इस युद्ध को रोको। यूएसए तो ईरान पर अटैक करने के लिए अब आया है। यूएसए इतना कॉन्फिडेंट होगा, उसे लगा होगा कि हमने तो भाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूं उठा लिया, ईरान को तो हम यूं साफ कर देंगे। यूएसए ने ईरान पर हमला करने की योजना बनाई होगी 1 महीने 2 महीने पहले, 6 महीने पहले। ईरान पिछले 30 साल से यही योजना बना रहा है कि जब यूएसए उस पर अटैक करेगा तो ईरान करेगा क्या। तो कई बार युद्ध डायरेक्ट आप तो गोले से नहीं जीत सकते, दूसरे तरीकों से जीता जाता है, जो ईरान फॉलो कर रहा है, पर जीत नहीं पाएगा ईरान, ये बात भी सही है। पर ईरान तब तक इतनी तबाही मचा चुका होगा कि अगर यूएसए जीत भी जाएगा तब भी उसकी जीत नहीं लगेगी। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, पहले एलपीजी वाला जो डाउट है सबका वो मैं क्लियर कर दूं, है ना। तो साहब एलपीजी का क्या सीन है। एलपीजी हम खुद भी बना रहे हैं, इंडिया में भी बनती है। कैसे बनती है, रिफाइनिंग कर रहे हैं। दूसरा बाहर से भी मंगाते हैं। कहां से मंगा रहे हैं, सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज से मंगा रहे हैं। तो क्या भारत ने लंबे समय से ये सोचा नहीं कि अगर हम यहीं से मंगाते रहे हो, कभी यहाँ पे लफड़ा हो गया तो हमारी एलपीजी का सप्लाई ठप्प पड़ जाएगा। भारत ने पहले ही सोच लिया था। इसीलिए भारत ने एलपीजी का एक नया सोर्स ढूंढा है, जो भारत अब धीरे धीरे इसको डाइवर्ट कर रहा है, जो अब यूएसए भी होगा। हम यूएसए से भी एलपीजी मंगा रहे हैं, है ना। हम अब रशिया से भी हो सकता है मंगाएं, अभी तक ऐसी बात नहीं आई है सामने, लेकिन संभावना है। और हो सकता है चाइना से भी मंगा लें अगर जरूरत पड़ी तो। किसने कहा कि हम चाइना से नहीं मंगा सकते, जब चाइना से इतना कुछ ले रहे हैं तो एलपीजी और सही। आपका कोई चाइना थोड़ी बनाता होगा, क्यों नहीं बनाता। इधर देख लीजिए, ये देख लीजिए, टॉप एलपीजी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यूएसए सबसे ज्यादा, फिर चाइना। और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, ब्रिक्स कंट्रीज अंदर ही अंदर मिल बांट के काम कर रही हैं, और वो सब चाहती है कि ईरान में तख्ता पलट हो। ये कंट्रीज ये भी चाहती हैं कि इस पूरे गल्फ के रीजन से यूएसए हट जाए या कमजोर हो जाए, और वो ये भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल करेंसीज में ट्रेड हो। अब लोकल करेंसीज में ट्रेड हो तो कर तो रही है आपस में,
लेकिन यूएई से नहीं हो पा रहा, सऊदी से नहीं हो पा रहा, इनसे कैसे करें? कारण क्या है? पेट्रो डॉलर। आप कहेंगे ये पेट्रो डॉलर क्या लेकर के आ गया? पेट्रो डॉलर एक एग्रीमेंट है जो यूएसए ने किया था गल्फ कंट्रीज के साथ, जैसे सऊदी हो गया, यूएई हो गया। और इसमें क्या किया गया है? पेट्रो डॉलर का मतलब ये है, यूएसए ने इन देशों से कहा, जो भी देश यूएसए की बात मान गए उनसे कहा, यूएसए कह रहा है कि देखो मैं तुम लोगों को सिक्योरिटी दूंगा, सऊदी तुम्हें भी सिक्योरिटी दूंगा, कतर तुमको भी दूंगा, सबको दूंगा, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी गारंटी। कल को ईरान तुमसे कुछ नहीं कहेगा, कल को इजराइल तुमसे कुछ नहीं कहेगा, बाकी टर्की वर्की कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, बेसिस बनाऊंगा अपने। इन्होंने कहा ये तो बढ़िया बात है। इन्होंने पूछा बदले में हम क्या दें? बदले में तुम कुछ मत करो, तुम्हारे यहाँ से जो भी ऑयल निकलता है, गैस निकलती है, उसका जो व्यापार करो वो सिर्फ डॉलर में करना। तो वो जो डॉलर होगा उसे पेट्रो डॉलर बोला जाएगा, यानी ऐसा डॉलर जिससे पेट्रोलियम खरीदा या बेचा जा रहा है। इसलिए आप सऊदी से या कतर से या यूएई से जाकर के आज ये कहो कि भाई हम तो इंडियन रुपी देंगे, हमें इसमें तेल दो, ये देगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका से संधि है। तो ये संधि टूटे कैसे? तो ये संधि ऐसे टूटे कि ईरान इतना ज्यादा बर्बाद कर दे इनको कि इनकी सब इंडस्ट्रीज वगैरह, रिफाइनरी वगैरह सब ध्वस्त हो जाए, इतनी ज्यादा ध्वस्त हो जाए कि इन देशों का यूएसए से मोह भंग हो जाए। ये खुद यूएसए से बोले कह रहे यार यूएसए तुमने कहा था कि तुम हमारी रक्षा करोगे, अब देखो ईरान देखो हमारी डेली रिफाइनरीज को उड़ा रहा है, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो भाई हम ये चाहते हैं यूएस कि ईरान में तो तख्ता पलट हो गया है, अब हमें ईरान से तो कोई खतरा है नहीं, इजराइल भी हमसे कुछ कहता नहीं है ना हम कुछ कह रहे हैं उससे। तो ऐसा है यूएस, तुमने जो बेसिस बना रखे हैं यहाँ, इन्हें धीरे धीरे कम कर दो। और हाँ यूएस, अब हम अपना तेल किस करेंसी में बेचें, किस में खरीदें, वो हम पे छोड़ दो। तो अगर ये बात हो गई तो यूएस ने जो डॉलर का डोमिनेंस किया हुआ था इस पेट्रोलियम के माध्यम से, भाई पेट्रोलियम इनका कहाँ कहाँ नहीं जा रहा और हर जगह डॉलर यूज हो रहा है, तभी आप खरीद पाओगे इनसे। और सोचो अगर ये चीज खत्म कर दी गई यूएसए से, तो यूएसए तो मर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हारेगा ईरान भी और हारेगा यूएस भी। समझ रहे हैं आप? अब आगे की कहानी सुनिए। चलो ईरान में तख्ता पलट हो गया, यहाँ पेट्रो डॉलर का जो सीन था वो भी कम खत्म हो गया। तो अब ये लोग क्या करेंगे? लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। किससे? कौन है जो इन्हें रातों रात ज्यादा फायदा करा सकता है? ब्रिक्स। 150 करोड़ भारतीय, 150 करोड़ चाइनीज, 300 करोड़ तो यही हो गए, आधी जनसंख्या तो यही हो गई। 15 करोड़ रूस के लोग, ब्राजील की जनसंख्या अच्छी खासी, शायद 30-32 करोड़ होगी, मैं कंफर्म नहीं है, 23 करोड़ ऐसा कुछ है। तो अगर आप ब्रिक्स की कंट्रीज को ही अपनी तरफ कर लेते हो, उनसे ही व्यापार कर लोगे, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप ये पॉइंट समझ गए। अब मैं फिर से एलपीजी पे आ रहा हूं। तो एलपीजी की बात ये है। अब आप एक सवाल और पूछेंगे मेरे से, आप ये पूछेंगे कि साहब एक बात बताओ, हमने तो सुना है कि ऑयल और गैस दोनों खरीदा जाता है, तो ये जो ऑयल और गैस बेचा या खरीदा दुनिया में जाता है वो ये एलपीजी ही है क्या? नहीं, एलपीजी ही नहीं है, वो मेनली नेचुरल गैस होती है जो बेची जाती है। जैसे भारत कहे कि हमने कतर से गैस मंगाई, तो एलपीजी भी हो सकती है, उसके अलावा नेचुरल गैस की बात ज्यादा होती है। नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस क्या चक्कर है साहब? नेचुरल गैस वो है जिसके भंडार रूस में सबसे ज्यादा है, रूस में है, ईरान में है, वेनेजुएला में है, तुर्कमेनिस्तान में है और बाकी गल्फ कंट्रीज में भी है। मतलब ये जो 4 देश के नाम लिए मैंने, सबसे ज्यादा यहां पर। अब देखिए, तो आप कहोगे तो हम नेचुरल गैस को यूज क्यों नहीं करते किचन में? करते। नेचुरल गैस भी अब 2 तरीके से हो जाती है। नेचुरल गैस एक आपकी सीएनजी हो जाती है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक हो जाती है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो दोनों में गैस बदल जाती है क्या? नहीं, इसमें भी मीथेन होती है CH4 और इसमें भी मीथेन होती है CH4। अंतर क्या है?
कंप्रेस्ड यानी कि कंप्रेशन कर दिया है। कितने प्रेशर पर ले आए हैं? लगभग 200 से 250 बार। 200 से 250 बार प्रेशर पर कंप्रेस कर दो तो सीएनजी बन जाती है। जैसे ये सीएनजी भरवाने जाते हो, इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं, होती उसमें मीथेन ही है। और एलएनजी मतलब लिक्विड कर दिया, इतना ज्यादा ठंडा कर दिया कि लिक्विड हो गई। कितना ठंडा कर दिया? लगभग -162 डिग्री सेल्सियस, -162 डिग्री सेल्सियस पर जब ठंडा कर दोगे तो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगी। फायदा क्या होता है? ठंडा करने से इसका वॉल्यूम 600 गुना कम हो जाता है। ठीक है, पहले मान लो जो गैस जब लिक्विड नहीं थी तो इस पूरे कमरे में आ रही थी, अब वो इतना कंप्रेस कर दी कि इतने बड़े बॉक्स में आ गई। फिर आप पूछोगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? फिर अंतर ये है कि जो सीएनजी है इस पर कंप्रेस जब कर देते हैं तो इतने कंप्रेशन के साथ ठीक ठाक एनर्जी दे देती है और ये शहर में वाहन चलाने के काम आती है। आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो इस तरह के सीएनजी के सिलेंडर्स रखे होंगे, तो यही गैसें आपके वाहन में डलती है। ठीक है, बट इसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे सके। इसलिए आप ये सोचो कि सीएनजी भरवा के हम पहाड़ों पर ले जाएं तो पहाड़ पर सीएनजी वाली गाड़ी नहीं चलती, ताकत नहीं दे पाती उतनी। ठीक है, आप सोचो कि इससे हम पूरा पानी का जहाज चला दें तो बहुत ज़्यादा सिलेंडर लगाने पड़ जाएंगे। तो अगर आपको पानी का जहाज चलाना है, आपको इंडस्ट्री चलानी है, आपको कोई और बड़ी बड़ी भट्टियां चलानी है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो वहां पर काम आती है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो बिल्कुल लिक्विड करके फिर उसका यूज किया जाता है। आपने क्रायोजेनिक इंजन सुना होगा, जो जीएसएलवी पीएसएलवी जीएसएलवी को लेके जाता है। वहां पर क्या होता है? बिल्कुल माइनस में ले जाते हैं टेम्परेचर को गैस के। ठीक है, तो आप ये समझिए कि एलएनजी का प्रयोग होता है बड़े बड़े स्तर पे, शिप्स में, इंडस्ट्रीज में, ऐसे। इसका प्रयोग होता है सीएनजी का छोटे छोटे वाहनों में, जहां एक आध दो सिलेंडर से काम चल जाए। और एलपीजी का काम क्या होता है? एलपीजी का हमारे घर में कुकिंग के तौर पे काम की जाती है। एलपीजी में क्या होता है? क्या ये मीथेन होती है? नहीं, एलपीजी में होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन, ये एलपीजी। तो आप एक सवाल और पूछोगे कि घर में फिर हम सीएनजी का प्रयोग क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि जो एलपीजी आपके इस सिलेंडर में आप आ रही है, अगर सीएनजी यूज करोगे तो बहुत बड़ा सिलेंडर यूज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सिलेंडर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको यूज करना ज्यादा आसान है। ठीक है, दूसरी बात, फिर आप पूछोगे फिर एलएनजी ही यूज क्यों ना कर ले? एलएनजी को यूज किया जाता है घरों में, नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? पीएनजी के रूप में, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो आपने जो गैस की कनेक्शंस इस तरह के देखे हैं वो एक्चुअली नेचुरल गैस होती है। दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में इस तरह की गैस को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज भी छोटे शहर, गांव, कस्बों में ये नहीं पहुंच पाई है, इसलिए वहां पर आज भी सिलेंडर यूज हो रहा है, या पूरे देश में बड़े स्तर पर आज भी यूज हो रहे हैं। तो सीएनजी को घर घर सिलेंडर के रूप में पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए घर घर सीएनजी नहीं जाती, घर घर एलपीजी जाती है। और घर घर अगर आपको नेचुरल गैस पहुंचानी है तो आप पाइप के जरिए पहुंचाओ, सीएनजी भी पहुंचा सकते हो फिर इसके जरिए, बट सीएनजी से अच्छा आप पीएनजी पहुंचा दो या नेचुरल गैस पहुंचा दो नॉर्मल। समझ रहे हैं आप बात को? फिर आप कहोगे कि साहब स्मेल तो एक जैसी आती है सब में, इसमें भी ऐसी स्मेल आती है, ऐसी इसमें आती है। वो स्मेल गैस की नहीं होती, ये तीनों ही, या कहें कि नेचुरल गैस जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, अलग तीन पार्ट्स कह लो इसके, एक दो तीन पार्ट हो गए एक तरह से, नेचुरल गैस और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन दोनों में ही ना तो रंग होता है और ना ही गंध होती है, स्मेल नहीं होती इसमें। इसमें कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे स्मेल पैदा हो सके, जिससे कहीं लीक हो तो आपको पता चल जाए। वो केमिकल कौन सा है? वो है इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है, या मरकैप्टन, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, वो मिलाई जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के पास इसकी कोई कमी नहीं है, या कहें कि नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है?
लेकिन भारत के पास एलपीजी की कमी हो सकती है अगर भारत ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो भारत एलपीजी में क्या कर सकता है अभी कि जो भारत के पास क्रूड ऑयल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द रिफाइन करे, यहाँ से एलपीजी पैदा करे और बाहर के देशों से भी कोशिश करे कि मंगाए। समझ गए अब आप कि एलपीजी का क्या यूज़ है और इन दोनों का क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। चलिए अब इन जनाब पे आइए। ये आपने पहचाने होंगे जब अभी 26 जनवरी पर हमने जो मेहमान बुलाए थे यूरोपीय यूनियन के, एक यूरोपीय यूनियन के काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये है, और आपने देखा होगा मैडम आई थी साथ में जो यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट थी उर्सुला वैन डर लेन। तो वो मैडम के साथ जो आए थे वो ये है। मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इन्होंने आज एक बात कही है कि भाई असली खिलाड़ी रशिया निकलेगा। रशिया द ओनली विनर ऑफ यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान, ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। कैसे आइए देखिए। देखो साहब, रशिया से पाइपलाइन जाती थी यूरोप में, जाती है, जिससे रशिया तेल और गैस भेजता था यूरोप में, जिससे यूरोप की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती थी, घरों में बिजली पहुंचती थी, इस गैस से बिजली भी बनाई जाती थी, ऑयल से भी। तो पहले जो यूरोपीय देश थे उनके पास जो गैस और ऑयल की सप्लाई होती थी, विशेष तौर से गैस की, वो 40% गैस रशिया से जाती थी, 40%। फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, फिर रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए गए यूएस और यूरोप के द्वारा। सैंक्शंस में आप जानते ही हैं, साथ में यूरोप ने यह कहा कि जो हम रशिया से तेल और गैस मंगाते हैं इसे बंद कर देंगे, पहले कम करेंगे फिर धीरे धीरे 2027 तक बंद कर देंगे। तो शुरुआत में जो कैप लगाई या बंद किया, जितना अभी तक किया, वो ये है कि अब 40% न जाकर के अब 12 से 13% जो सप्लाई जा रही है गैस की इनके पास, वो रशिया से आ रही है। और इनका कहना है जो 12-13% है 2027 तक इसे भी खत्म कर देंगे, रशिया से हम कुछ लेंगे ही नहीं। रशिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मत लो, बिल्कुल मत लो। आप कहोगे फिर इनके पास फिलहाल गैस कहां से आ रही है, जिसमें से ये 31% ले रहे हैं नॉर्वे से, 31%, ठीक है, 26% ले रहे हैं यूएसए से, ठीक है, 12% ले रहे हैं, 12-13% ही अल्जीरिया से, और थोड़ी बहुत और कहीं से ले रहे होंगे, और रशिया से 13%, 12-13% जा ही रही है। तो अब हुआ क्या है कि अगले साल 2027 तक रशिया का ये पोर्शन भी बंद होना था। तब पुतिन ने ये कह दिया है, अब आजकल का ही बयान है कि देखो ऐसा है, ये ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से दुनिया में ऑयल और गैस का क्राइसिस हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम अभी उस कंडीशन में नहीं है कि यूरोप को ये गैस भी दे पाए। मर गया यूरोप चौड़े में। अब अगर यूरोप को ये गैस भी नहीं मिली तो फिर ये कहां से लाएगा, एकदम से मंगाओ, देख लो, करो। अब फिर से गाज किस पे गिरी जाके, यूरोप पर। अब इनकी ऑयल और गैस और महंगा होगा, पहले ही महंगा हो रखा था, अब और होगा, रिसेशन आएगा, इकोनॉमी और डाउन जाएगी। उधर यूएस का पेट्रो डॉलर निकल रहा है वहां से, इधर यूरोप की इकोनॉमी और नीचे जाएगी, यूएस की इकोनॉमी नीचे जा ही रही है, वहां से गोल्ड और सिल्वर हमारी तरफ आ ही रहा है, एशिया की तरफ। तो मजबूत कौन हो रहा है, ब्रिक्स। संकट के बादल किस पे आ गए, यूरोप पर और यूएस पर। और ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर से। समझ गए। और ये बात मैंने आपको पहले ही कहा था, देख लो, एक रील भी मैंने डाली है, एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर मैंने डाली हुई है, अभी 4-5 दिन पहले ही डाली थी। मैंने कहा था कि देखना रशिया को फ़ायदा होने वाला है बहुत जल्द। तो ये बात अब जो है यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट ने बोल दी इस बात को।
और अभी मैं फिर एक दो बातें और बोल रहा हूँ। एक बात यह है कि हो सकता है रशिया कल को ईरान को हथियार भी सप्लाई करे, उससे भी पैसा कमाएगा। और एक कहानी और हो सकती है, कहानी ये हो सकती है कि रशिया इंडिया को तेल देगा और ज़्यादा बढ़ा करके, क्योंकि क्रूड ऑयल हमें चाहिए होगा, और हो सकता है इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन कर दें और रिफाइन करके हम वापस इसे यूरोप को बेचें, जैसे अभी तक बेचते आए थे। ये कहानी अभी तक सामने नहीं आई है दोबारा से, हो सकता है ये भी आ जाए। तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो जाएगा फिर साथ में? इंडिया को भी। हमें क्रूड ऑयल की तो दिक्कत नहीं आएगी, सो तो आप भूल जाओ, हम पे बहुत सप्लायर है। बट क्यों ना ऐसी आपदा में हम भी पैसा कमा लें थोड़ा बहुत। इस पर तो तेल है तो तेल बेच के कमा लेगा कहीं ना कहीं। हम पे तेल नहीं है तो तेल रिफाइन करके बेच के कमा लेंगे। अगर ऐसी स्थिति में हमको चाइना भी अपनी गैस और तेल देने लग जाए तो कैसा रहे? चाइना के पास ही भंडार है, सलके में मतलब चर्चा में आता नहीं है, पर इसके पास मसाला है। फिर तो यूरोप और यूएस को तो कोई नहीं बचा सकता। कितना बड़ा खेल हो रहा है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। फंस गया यूएस अब। ईरान को तो पटक लेंगे आज नहीं तो कल, पर दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल जाएगी। अपन सेफ खड़े हैं। और फिर हम बात करेंगे यार कौन धंधा कर रहा है हमारे साथ, लोकल करेंसी में करेंगे भैया। ये डॉलर वॉलर जबरदस्ती वाली बात नहीं। और हाँ, अभी ये यूएस बोल रहा था ना जो कि हम भारत से कह रहे हैं कि वो 30 दिन का तेल रशिया से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने कह दिया है कि हम किससे तेल लेंगे किससे नहीं, हमें किसी के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम बताने वाले? इसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। और भारत ने क्या दांव खेले आप देख लीजिए। जैसे रशिया के तेल लेने से यूएस को दिक्कत आ रही थी, आज उसी रशिया से तेल हम लेंगे डंके की चोट पे। बंद कभी नहीं किया था और लेंगे, और वही रिफाइन करके तुम्हें और तुम्हें तो क्या, तुम्हारे जितने भी साथी इनको देंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम इनसे भी मना नहीं कर पाओगे, और तुम हम पे भी सैंक्शंस नहीं लगा पाओगे। काहे को तुमने ये पूरा जो है मसला छेड़ा था। और ईरान दे दनादन इस तरह से यहाँ की रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है गल्फ की, कि आप देखना कि अंत में गल्फ यही कहेगा कि यूएस जी आपका हो गया, आप प्लीज यहां से निकले। आपने हमें कैसे बचाया हमने देख लिया। अब आपको एक खबर और दिखाता हूं, देखिए। ये जनाब, इनका नाम क्या है, क्रिस राइट। इन्होंने एनर्जी सेक्रेटरी है यूएस के। इन्होंने एक ट्वीट किया आज, और ट्वीट में ये कहा कि भाई देखो, यूएस गारंटी लेता है कि यहां से जो भी शिप निकलेगा उसे यूएस एस्कॉर्ट करेगा, यानी कि यूएस उसे सुरक्षा देगा। तो आप डंके की चोट पे यहां से अपना शिप लेके जाइए, यूएस खड़ा है तुम्हारे पीछे। दुनिया वालों से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके जाइए आप। तो जैसे ये बात आई तो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई, तुरंत मार्केट में ऑयल के दाम गिर गए और $90 प्रति बैरल आ गए। जैसे दाम नीचे गिरते हैं तुरंत लोगों ने शेयर खरीद लिए होंगे ऑयल के, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वापस फिर बढ़ सकते हैं। और तुरंत इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद वो जो व्यक्ति था क्रिस राइट, इसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया, तेल के दाम फिर बढ़ने लग गए। तो आप एक चीज देखिए, कोई चीज पहले 100 रुपए की थी बाजार में, एकदम से वो 90 रुपए की हो गई, और मुझे आइडिया है फिर से बढ़ेगी। तो 90 रुपए होते ही मैंने ऐसी 50 लाख चीजें खरीद ली, और फिर जैसे वापस 100 हुई फिर उनको बेच दिया, तो मैंने तो पैसा कमा लिया। ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है। तो दुनिया में बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, ये इसी तरह से ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो इस आदमी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर बाद में यूएस की स्पोक पर्सन ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूएस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने जो लिखा था ट्वीट में वो गलत लिखा था। अब करने से क्या होता है, तो हमने दाम पर नीचे ला दिए ना, अब तुम उसे बेच के पैसा कमा लोगे। तो ये भी एक तरीका होता है। आप देखो ये जो क्राइसिस है इसका फायदा उठाएंगे बहुत लोग, यूएस उठाएगा सबसे ज्यादा। यूएस ने काम किया ना, क्या यूएस ने ऐसे कर दिया, इस आदमी ने ऐसे ट्वीट करके डिलीट कर दिया। ये सब चालें होती है, आप समझिए। आगे बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया था कि भारत कैसे एलपीजी इंपोर्ट करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे
कि किस तरह से पूरा खेल चल रहा है। ठीक है, एलपीजी का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सीएनजी, नेचुरल गैस, एलपीजी में क्या अंतर है ये बता दिया आपको। मैंने ये बता दिया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बता दिया हमारे पास क्रूड ऑयल काफ़ी है, अन्य देशों से भी आ रहा है, आता रहेगा। ये बता दिया रशिया कैसे फ़ायदे में है। ये बता दिया ये युद्ध जीत के भी यूएस कैसे घाटे में जाएगा। पेट्रो डॉलर क्या होता है, कैसे वो नीचे जाएगा, ये भी बता दिया। और किस तरह से यूरोप फंसेगा मंदी में, यूएसए तो मंदी में एक तरीके से जा ही रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है इस पूरी सिचुएशन को आप समझ पाए होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हर जना कोशिश करो कि कम से कम एक जने से इस चैनल को सब्सक्राइब करा दो, तो हमको थोड़ा फायदा हो जाएगा। बाकी मिलते हैं, नमस्कार।